सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई टिहरी उत्तराखंड के ई लर्निंग प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट का एक बार फिर स्वागत है। आज कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जैव प्रक्रम पाठ में पाचन एवं पाचन तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जीवधारियों को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे जीव अपने भोजन से प्राप्त करता है। जीव भोजन के रूप में जिस पोषक तत्वों को ग्रहण करता है वह जटिल अणु या जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं, जिनका शरीर द्वारा अवशोषण करने के लिए उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों या सरल अणुओं में तोड़ना आवश्यक होता है। इसके लिए बहुकोशिकीय जीवों में एक प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे अध्ययन का विषय है मानव पाचन तंत्र एवं पाचन। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाचन होता क्या है। पाचन या डाइजेशन जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। नेक्स्ट, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, एक साथ मिलकर साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। मानव पाचन तंत्र के अंग एवं ग्रंथियां भोजन को पचाने के लिए मनुष्य या बहुकोशिकीय जीवधारियों के शरीर में पाचक अंग एवं सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। चलिए तो पाचन अंगों और सहायक ग्रंथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो पाचक अंग है उसमें आता है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के मुख्य भाग इस प्रकार से हैं: मुख, ग्रसनी या ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। भोजन के पाचन के लिए भोजन को इन पाचक अंगों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां कई रासायनिक क्रियाओं में भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स भी सहायक होते हैं, जो पाचन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अतः यहाँ पर हम कुछ सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वह पाचन ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। स्टूडेंट्स, आपके सामने पाचन तंत्र का ये चित्र है। इसमें कुछ पाचन तंत्र से संबंधित अंग एवं सहायक पाचन ग्रंथियों को दर्शाया गया है, जिसे हम समझ लेते हैं इस चित्र में। सबसे पहले भोजन को मुख गुहा में अंतर्ग्रहण किया जाता है और यहीं से भोजन का भौतिक पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिससे लार या लाला रस या स्लाइवा का स्रावन होता है। मनुष्य में लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार का स्रावन होता है और जिसका पीएच मान 6.8 होता है। लार में 99.5% तक जल, श्लेष, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जल भोजन को गीला और श्लेष चिकना बनाता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम भोजन को सरल कार्बोहाइड्रेट या फिर माल्टोज शर्करा में बदलता है तथा लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को बोलस कहते हैं। अब यह बोलस मुंह में गति करता हुआ ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में भोजन क्रमानुकंचन गति करता हुआ अमाशय में पहुंचता है, क्योंकि ग्रसनी का संबंध अमाशय से होता है। अमाशय मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ एक थैलेनुमा संरचना के समान होता है, बाईं तरफ स्थित होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस निकलता है। इसमें HCl होता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है और इसमें भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उसे सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और HCl का एक और कार्य होता है जो निष्क्रिय पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन को भी सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अमाशय की भित्ति को HCl से बचाने के लिए, क्योंकि HCl एक अम्ल है, तो इसे इसकी अमाशय की भित्ति को HCl से बचाने के लिए अमाशय की भित्ति में श्लेष्मा से श्लेष स्रावित होता है। अब अमाशय में अर्ध पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। यह भोजन अब अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है
यह पाचन अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है। छोटी आंत पाचन अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है। भोजन का जो अधिकांश भाग का जो पाचन होता है छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इसके पाचन के लिए अमाशय, जो आप देख रहे हैं अपने चित्र में, अमाशय के नीचे एक पत्ती नुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय या इसे इंग्लिश में पैंक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि जो अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचा है वो कैसा है, उसमें HCl मिला हुआ है, ये वह अम्लीय होता है, तो अग्नाशय रस इसे क्षारीय बना देता है। तथा इसी के अमाशय के सामने आपको यकृत ग्रंथि दिखाई दे रही है। यकृत ग्रंथि में ये पित्ताशय, एक छोटी सी थैली नुमा संरचना है पित्ताशय, जिससे पित्त का भंडारण होता है और पित्त लवण निकलता है, जो छोटी आंत में भोजन में मिल जाता है। इसका कार्य भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटे खंडों में तोड़ना होता है। वसा की गोलियां जो बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें छोटे खंडों में तोड़ देता है। अग्नाशय रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। अब छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। छोटी आंत में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इन्हें दीर्घरोम या विली भी कहते हैं। इनके द्वारा जो डाइजेस्टिव फूड है, पाचित भोजन है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है तथा जो ग्लूकोज के रूप में ब्लड में चला जाता है या धमनियों में चला जाता है। और जो वसा और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो लिम्फ या लसिका में पहुंच जाता है। छोटी आंत। अब छोटी आंत से जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में भी दीर्घरोम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो अनडाइजेस्टिव फूड में मिला हुआ पानी है वो इन विली द्वारा या दीर्घरोमों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। भोजन से जल के अवशोषण के बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टिव फूड है अपचित भोजन को मलाशय में भेज देती है, जहां से गुदा मार्ग द्वारा इसके बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार पाचन अंगों में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है और ये पाचित भोजन शरीर के को ऊर्जा देने के लिए तैयार होता है, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।